हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st मई 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st जून 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल है, नीचे उल्लिखित सभी में से किसे आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एनएस विश्वनाथन, एसपी वर्मा, के रॉय या बीएन स्वामी। सही जवाब है ऑप्शन ए, एनएस विश्वनाथन। यहाँ पे हमने सारे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स की फोटो लगा रखी है ताकि आप लोग अच्छे से इसको रिकॉग्नाइज करें और आपके याद में रहे। ये है एनएस विश्वनाथन, ये है एम के जैन एंड ये है बीपी कोनुंगो। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 3 आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स क्यों हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग इस पर नजर डालें। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 3 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अच्छा, जब 3 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं तो ये न्यूज कहाँ से आई कि बीच में एक पुराने डेप्यूटी गवर्नर को दोबारा से रीइंस्टिगेट करा गया? तो यहाँ पे एक न्यूज और थी दोस्तों, जिसपे मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान दें। विरल आचार्य ऑलरेडी डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, जिन्होंने अपने टर्म पूरा होने से 6 महीने पहले ही रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन दे दिया, क्यों दे दिया इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, बट इन्होंने अपने पूरे टेन्योर खत्म होने से पहले 6 महीने पहले ही अपने रिजाइन दे दिया था, जिसकी वजह से एनएस विश्वनाथन को गवर्नमेंट ने वापस से बुलाया है कि आप आके अपना ये पद संभालें। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ये दोस्तों ये काफी ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक, किस राज्य सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया है? अनुसूचित जाति बोलो तो एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। अब दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। आंसर है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर दिया है कि 17 ओबीसी सब कास्ट को एससी कैटेगरी के अंदर लाया जाए, इसको सेंटर गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया गया है। क्योंकि जब भी एससी कैटेगरी में से कुछ कास्ट को ओबीसी में डाला जाएगा या ओबीसी से एससी में डाला जाएगा, ये पूरा डिसीजन, ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। वो प्रोसेस यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने नहीं किया, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोसेस को असंवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जैसे कि हम लोग यहाँ मैप में देख पा रहे हैं, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी से कौन कौन सी स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, ये चीज भी हमें पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन करें कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली हमने देखा है अवार्ड्स रिलेटेड सवाल कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे इसीलिए ये अवार्ड यहाँ पे मेंशन किया है। रेड इंक अवार्ड हाल ही में किसने जीता? ऑप्शन है रचना खेरा, सीतारमन, अभिषा शर्मा, रवि शर्मा। अभिषा शर्मा और रवि शर्मा के नाम से हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि ये कैटेगरी जो है, जिस अवार्ड की जो कैटेगरी है, ये जर्नलिज्म रहेगी। रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द अवार्ड जिन्होंने जीता था, उनका नाम है रचना खेरा। ये उनकी फोटोग्राफ भी हमने यहाँ मेंशन करा है। अब जब अवार्ड जीता है तो कोई ना कोई कैटेगरी, कोई ना कोई रीजन भी रहा होगा जिस क्षेत्र में इन्होंने अवार्ड जीता है। तो इन्होंने जिस रीजन की वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया, इन्होंने क्या करा था कुछ टाइम पहले, उसके बारे में काफी एक बड़ा एक्सपोज किया था। अब एक्सपोज किया था, जब हम लोग आधार अपना लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट हमारा डेटा कैप्चर करता है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। इस इंफॉर्मेशन में हमारा आई स्कैन होता है, रेटिना स्कैन होता है, हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हमको ये बोला जाता है कि हमारा ये डेटा पूरी तरीके से सेफ है, बट दोस्तों क्या ये सेफ है? ये डेटा सेफ नहीं है। तो इसी चीज को रचना खेरा जी ने अपने कॉलम के द्वारा एक्सपोज किया था और इस न्यूज़ को उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है और इसी की वजह से रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड उनको 2019 में दिया गया। 21st कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सी स्टेट या कौन सा राज्य
करेगा? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पंजाब या पश्चिम बंगाल। आप लोग कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को पॉज भी कर सकते हैं और अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है उड़ीसा। अब उड़ीसा से रिलेटेड मैं चाहता हूं कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा से उड़ीसा से रिलेटेड यही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, और भी कोई सवाल आपके। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं ये 7वीं बार इंडिया होस्ट कर रहा है, और उड़ीसा में ये पहली बार होस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। तो क्या याद रखना है, उड़ीसा में ये पहली बार होस्ट हो रहे हैं। इंडिया में इंडिया 7 बार होस्ट कर चुका है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नवीन पटनायक जी, ये आपको पॉइंट हमें याद रखना है। उड़ीसा में एक बहुत फेमस चिल्का लेक है। चिल्का लेक क्या है? ये एक लगून है। लगून क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब ये ब्रैकिश वाटर की एक लेक है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है वो भी आप बताएं। इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हालांकि महानदी, ब्राह्मणी और बंसाधारा, ये कुछ 3 प्रोमिनेंट नदियां हैं जो उड़ीसा से होकर गुजरती हैं। इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। मोस्टली ये सवाल साइंस एंड टेक से रिलेटेड सवाल आता ही आता है एग्जाम में। तो यहां पे सवाल पूछा जा रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा के पंच मिशन के लिए सह अन्वेषक के रूप में चुना गया है? सह अन्वेषक का मतलब है को इन्वेस्टिगेटर। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम इंडियंस के लिए कि इंडियन साइंटिस्ट को यूएस की नासा ने अपने किसी एक पर्टिकुलर एज मिशन के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। दीपांकर बैनर्जी, रघुनाथ अनंत माशेलकर, अशोक सेन, नरेंद्र करमकर। दोस्तों यहाँ पे हमें पंच मिशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। पंच मिशन की फुल फॉर्म क्या है, मैं चाहता हूँ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसका सही जवाब है दीपांकर बैनर्जी। पंच मिशन से रिलेटेड हम कुछ और फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब मिशन है तो मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसी तरह सन का भी ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। सन के जो ध्रुवीय हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में डिटेल में पता करना इस पंच मिशन का कोर एजेंडा है। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।